हाय फ्रेंड्स। यदि मैं आपसे पूछूं कि जंगल का राजा कौन है, शेर है या हिरण है? आंसर बहुत सिंपल है दोस्तों, शेर है, हिरण नहीं है। रीजन क्या है? रीजन ये है दोस्तों कि कभी आपने हिरण को देखा है कि वो कहीं घात लगा के बैठता हो? नहीं, ये शेर है जो घात लगा के हिरण के आने का इंतजार करता है और सही मौका देख करके और उस पर अटैक करता है और उसका शिकार करता है। दोस्तों, एक समझदार इन्वेस्टर भी शेर की तरह ही सोचता है। वो नहीं भागता हर किसी की टिप के पीछे, हर तरीके की न्यूज के पीछे, बल्कि शांति से एक जगह बैठ के सही प्राइस का, सही स्टॉक का इंतजार करता है और उसका शिकार करता है। दोस्तों, आप भी अगर समझदार इन्वेस्टर बनना चाहते हो तो जरूरी है कि वीडियोस को पूरा देखिए, कुछ नया सीखिए, अपनी नॉलेज बढ़ाइए और प्रॉफिट कमाने का हुनर सीखिए। दोस्तों, इसी कोशिश में मैं लगातार लगा रहता हूं। आज आपके सामने जो वीडियो लाया हूं ना दोस्तों, वो है इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन का। अब जो मैं शेयर वाली बात बता रहा हूं ना, उसको समझिएगा आप इसी वीडियो में कि क्या ये इलेक्ट्रिक व्हीकल से आने से आईओसी खत्म हो जाएगी? आंसर है बिल्कुल भी नहीं। क्या इसके बिजनेस में बहुत फर्क पड़ेगा? आंसर है इस समय तो बिल्कुल भी नहीं। अब आप पूछेंगे कि सर ये क्या मतलब हुआ? तो इसके लिए इस वीडियो को पूरा देखिए, आपको सारा लॉजिक समझ में आएगा और वीडियो के एंड तक आप साफ तौर पे समझ जाएंगे इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन आईओसी में किस तरीके के मौके हैं और क्या ये कंपनी आने वाले टाइम में मल्टीबैगर रिटर्न दे सकती है। सभी क्वेश्चंस के आंसर्स देखने जानने के लिए इस वीडियो को पूरा देखिए, कुछ नया सीखिए, एक समझदार इन्वेस्टर बनिए। शुरू करते हैं आईओसी का सागरनोमिक्स। तो दोस्तों, शुरू में आपने देखा कि किस तरह से शेर और हिरण की कंपैरिजन के हिसाब से हम लोग समझ सकते हैं कि एक इन्वेस्टर वो होता है जो पैनिक रिएक्शन करता है, यानी कि घबरा करके किसी ने कुछ बोला खटाक से खरीद लिया, किसी और ने कुछ बोला खटाक से बेच दिया, वो हमेशा फंस जाता है। लेकिन जो इंटेलिजेंट और समझदार और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर होता है, वो शांति से बैठ करके शेर की जैसे इंतजार करता है, सही शिकार आया तुरंत शिकार किया। तो दोस्तों, ये है तरीका। तो आज हम जानेंगे आईओसी के बारे में और हाँ, वीडियो में बहुत कुछ रिसर्च आपसे शेयर करने वाला हूं, इसलिए वीडियो को अभी से लाइक करिए। सबसे पहला काम अभी लाइक करिए, क्योंकि बाद में नहीं करते हो आप लोग, पता नहीं क्यों चूक जाते हो, लेकिन लाइक करना जरूरी है क्योंकि मैं मेहनत करता हूं। उसके लिए आपको टिक मार्क लगाना है कि सर आप सही मेहनत कर रहे हो, मुझे पता तो पड़े। तो वीडियो लाइक करिए, चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन करिए और शुरू करते हैं आईओसीएल के बारे में एनालिसिस। तो आपके स्क्रीन पर दोस्तों आप देख रहे हो आईओसीएल का बिजनेस बैकग्राउंड। जरा एक बार एनालाइज करते हैं। सारी दुनिया जानती है कि कंपनी करती क्या है। सारा शहर मुझे लॉयन के नाम से जानता है, सारा शहर इसे इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के नाम से जानता है। चलिए मैं आपको बता दूं, इंडिया का सबसे बड़ा पेट्रोलियम डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है आईओसीएल। और नंबर देखोगे तो ये लार्जेस्ट रिफाइनरी है, इसके पास 32% ऑफ टोटल रिफाइनिंग कैपेसिटी ऑफ इंडिया को अकेली आईओसीएल मैनेज करती है। आपको किसी भी शहर में चले जाइए, आईओसीएल इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन का पेट्रोल पंप मिल ही जाएगा। अगर देखा जाए तो मार्केट शेयर 32% है इसका। ये बीपीसीएल, एचपीसीएल ये सब बाद में आती है, आईओसीएल इज द लीडर। यूटिलाइजेशन की बात करें, 90% कैपेसिटी यूटिलाइज कर रही है ये, यानी जितनी फैक्ट्री में जितना प्रोडक्शन हो सकता है उसका 90% अभी ये बना रही है। और 15,000 किलोमीटर की पाइपलाइंस जो है वो इन्होंने डेवलप कर रखी है। एंड इट owns 73% of crude pipelines and 52% of product pipeline that are spread across India। कहने का मतलब यह है कि जो क्रूड पेट्रोल होता है ना, कच्चा तेल, 73% तो उसकी पाइपलाइंस को सिर्फ आईओसी मैनेज कर रही है और 52% यानी आधे से भी ज्यादा जो पेट्रोल की पाइपलाइंस है, प्रोडक्ट की पाइपलाइंस, उनको ये मैनेज कर रही है, जो पूरी दुनिया में, इंडिया में फैली हुई है। सो ओवरऑल अगर आप देखा जाए तो दोस्तों, इसमें जो हाई स्पीड, अब इनके प्रोडक्ट देखो कई तरीके के, आईओसीएल के कई प्रोडक्ट है। पेट्रोल भी बनाती है, डीजल भी बनाती है, गैस भी, इसकी नेचुरल गैस भी है, इसके अलावा लुब्रिकेंट ऑयल भी आते हैं इसके, और भी तमाम प्रोडक्ट हैं। लेकिन 47% पैसा, 47% रेवेन्यू इसका आता है किससे आता है? इसका आता है हाई स्पीड डीजल से। तो डीजल जो ट्रकों में और कार्स वगैरह में डलता है, उससे इनका 47% पैसा आता है। और मोटर स्पिरिट, यानी जो पेट्रोल डलता है आपका जो गाड़ी में, उसको मोटर स्पिरिट बोलते हैं। हालांकि स्पिरिट का तो दूसरा भी मीनिंग होता है, बट मोटर में डलने वाली स्पिरिट इज 22% आती है। मोटर यानी पेट्रोल जो हम गाड़ी में डालते हैं वो 22%।
अभी आपने देखा होगा ना, आप तो सोचते हो कि कार लेकर के या बाइक लेकर के आप पहुंच जाते हो पेट्रोल पंप पे, आपको लगता है कि पेट्रोल पंप तो हमारी वजह से चल रहा है, पर एक्चुअली आपका कंट्रीब्यूशन तो सिर्फ 22% ही है, 47% तो जो डीजल है उसका कंट्रीब्यूशन है। और उसके बाद में दोस्तों तीसरे नंबर पे जो कंट्रीब्यूशन है 13%, 13% पैसा कंपनी के पास आता है एलपीजी से, जो आपके घरों में गैस यूज होती है ना अपने खाना बनाने के लिए किचन में, वहां से 13% आता है। और बाकी 3% जो पैसा आता है दोस्तों वो आता है इसके पास एविएशन टरबाइन फ्यूल से। एविएशन टरबाइन फ्यूल मतलब कि जो हवाई जहाज में जो पेट्रोल डलता है ना, पेट्रोलियम, उससे, उसको एटीएफ बोलते हैं, एविएशन टरबाइन फ्यूल, उससे 3% पैसा आता है। तो इससे इंडिगो भी खरीदती है, इससे एयर इंडिया भी खरीदती है, इससे विस्तारा भी, और तमाम कंपनियां इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन से पेट्रोल खरीदती है। और साथ में 1% इसका आता है केरोसिन से, और बाकी छोटा मोटा 14%। कस्टमर टच पॉइंट्स, अब इसकी बात करते हैं दोस्तों, कंपनी कितनी बड़ी है आप अंदाजा लगाओ। 34,500 रिटेल आउटलेट्स है, जिनको हम कहते हैं गैस स्टेशन यानी पेट्रोल पंप। यानी कि आप ही देखिए, आप मोटा मोटा गणित लगाइए इसके अंदर कि अगर देश भर में 600 के आसपास, 600 प्लस टायर 2 टायर 3 सिटीज, टायर 1 सिटीज सब मिला के 600 के आसपास में आप मानते हैं बड़े कस्बे शहर, तो उसमें 34,000 इनके पेट्रोल पंप है। यानी करीब करीब आप मान करके चलिए कि ये अगर मैं आपको बात करूं तो 40-50 पेट्रोल पंप इनके एक किसी भी एक रीजन के अंदर इनके पास में मौजूद है। यानी सबसे बड़ा डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क इनके पास में। आप सोचिए अगर 34,000 पेट्रोल पंप्स हैं और ये कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं तो वो एक ही दिन में पूरे देश भर में पहुंचा सकते हैं या उसको एडवर्टाइज कर सकते हैं। दिस इज द पावर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। जैसे एशियन पेंट्स के पास है, जैसे हिंदुस्तान यूनिलीवर के पास है, जो डिस्ट्रीब्यूशन की ताकत है ना, दैट मेक्स अ कंपनी कॉम्पिटिटिवली वेरी एडवांस्ड। ठीक है, उसको बोलते हैं इकोनॉमिक मोट। कभी अलग से वीडियो बनाएंगे इकोनॉमिक मोट के बारे में, कि वो ताकत जो कॉम्पिटिटर आसानी से कॉपी नहीं कर सकता। तो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क आईओसी का कॉम्पिटिटिव मोट है, यानी कॉम्पिटिशन स्ट्रेंथ है। चलिए अब हम इस पे नजर डालते हैं बाकी चीजों पे। तो इसके अलावा R&D करती रहती है कंपनी, और क्रूड इंपोर्ट्स तो इंपोर्ट्स करती है सबसे ज्यादा। देखिए मिडिल ईस्ट, अफ्रीका और सीधा आपका रशिया, इनसे ही इंपोर्ट करते हैं हम लोग अधिकतर। बाकी और सारी डिटेल्स में हम जाएंगे तो बहुत लंबा वीडियो होगा। हम चलते हैं और देखते हैं इसके नंबर्स के बारे में। तो नंबर्स देखते हैं दोस्तों। 2,36,000 करोड़ रुपए की मार्केट कैप वाली कंपनी है भाई साहब। कितनी बड़ी कंपनी है? 2,36,000 करोड़। इज इट अ स्मॉल नंबर? नो, इट्स अ वेरी बिग नंबर। इट्स अ वेरी बिग नंबर। बट व्हाट इज द प्राइस? शेयर का प्राइस कितना है? 167 रुपीज। अरे भैया, वारी रिन्यूएबल्स जो 12-15 हजार करोड़ की मार्केट कैप वाली कंपनी है, लगभग इसके आसपास कहीं होगी, उसका शेयर प्राइस देखो तो इतना महंगा। और एक 2.5 लाख करोड़ के 2.25 लाख करोड़ के आसपास वाली कंपनी, उसका शेयर प्राइस देखो 167 रुपीज। अभी आपके समझ में आया कि शेयर प्राइस का पेनी स्टॉक्स के नाम से कोई लेना देना नहीं होता है। हो सकता है बहुत बड़ी कंपनी सस्ते में 150-200 रुपए में मिल रही हो सकता है एक छोटी कंपनी बहुत हजारों, 5,000, 10,000 रुपए के शेयर प्राइस पे मिल रही हो। तो कहने का मतलब यह है कि आप कभी भी कोई कहे ना पेनी स्टॉक, तो इसका मतलब यह मत समझना कि वो सस्ता 100 रुपए का स्टॉक है, नहीं। यह समझिएगा कि उसका बिजनेस मॉडल के बारे में पब्लिक को ज्यादा पता नहीं है, और वो ज्यादा पुराना भी नहीं है, उसका ट्रैक रिकॉर्ड इतना क्लियर नहीं है। दैट इज पेनी स्टॉक। चलिए अब हम बात करते हैं इसपे, इसके बाकी नंबर्स पे। सो 167 की प्राइस है, 7 के आसपास रिटर्न ऑन इक्विटी है, विच इज गुड। 10 रुपए की फेस वैल्यू है। अब आप देखो, इन्होंने तो स्प्लिट भी नहीं कर रखा, 10 रुपए का है और उसके बावजूद 167 पे मिल रहा है। अगर मान लो ये इसके 10 टुकड़े कर देते हैं कल को शेयर को, अब आप सुनिए, सी द ब्यूटी। मान लीजिए कल को IOCL कहती है नहीं जी ऐसा करते हैं, हम तो हमारे शेयर को ना स्प्लिट कर लेते हैं, डिवाइडेड बाय 10 कर लेते हैं, तो आपको शेयर प्राइस कितनी हो जाएगी? 16-17 रुपए। 16-17 रुपए में इंडिया की एक ऐसी कंपनी का शेयर जो 2.25 लाख करोड़ की मार्केट कैप लेकर चलती है। सो दैट इज हाउ यू शुड थिंक अबाउट। चलिए सेल्स ग्रोथ देखें 14% है, डिविडेंड देखें 3, डिविडेंड पे आउट देखें 42, यानी कि 42 लगभग आधा पैसा डिविडेंड के रूप में दे रहे हैं लोग प्रॉफिट का। और डेट टू इक्विटी इज एब्सोल्युटली फैंटास्टिक, 0.69, कोई टेंशन नहीं है। प्रोमोटर के पास में 51% है, और प्रोमोटर आपको पता ही है कौन है, बताने की जरूरत तो नहीं है। चलिए आगे देखिए, पायोस की स्कोर थोड़ा सा मीडियम है,
ज्यादा बहुत अच्छा नहीं है, बट ठीक है। अब बात करें हम इसकी शेयर प्राइस की, तो यहां आप देख सकते हो कि दोस्तों इसमें ना कुछ समय से अंडर वैल्यूएशन चला है और ये एक वैल्यूएशन गैप है। देखो अब मैं ना आपको एक और सुंदर चित्र दिखाता हूं, ब्यूटीफुल थिंग। अभी यहाँ ना क्या होता है, सब लोग तो मिस कर जाते हैं, वीडियो जल्दी चाहिए सर। कई तो दोस्त ऐसे हैं जो कहते हैं सर फटाफट से वीडियो खत्म करो, तो क्या करूं, यहाँ अगर 5 शेयर के नाम बोल दूं, ए खरीद लो, बी खरीद लो, सी खरीद लो, डी खरीद लो, ई खरीद लो, वीडियो खत्म। ऐसा चाहते हो क्या? नहीं ना। क्या फायदा, क्या फायदा? ऐसे तो कोई भी गैम्बल के लिए आपको बोल देगा, बहुत लोग बोलते रहते हैं, क्या फायदा? मेरे चैनल पे आए हो तो कुछ नया सीखना चाहिए ना। आपको कुछ नॉलेज नहीं दे पाया तो धिक्कार है मेरा यहां पर रहना। चलिए यही कोशिश रहती है। तो यहां मैं आपको एक इंपॉर्टेंट इनसाइट दे रहा हूं। देखिए जब प्राइस नीचे थी, क्या थी, जब इसका शेयर का जो प्रॉफिटेबिलिटी थी वो कम हो रही थी, यानी ईपीएस कम हो रहा था, अर्निंग पर शेयर, यानी जब कमाई कम हो रही थी तब तो लोगों ने शेयर को उठा रखा था, तब तो तेज प्राइस बढ़ा रहे थे। और जब कमाई बढ़ने लगी है, आप देख रहे हो कमाई कितनी तेजी से बढ़ रही है, तो लोगों ने इसकी शेयर प्राइस को नीचे ले जाके रखा हुआ है। तो कहने का मतलब ये एक वैल्यूएशन का गैप है जिसको आज नहीं तो कल इसके बराबर आना होगा, और उस केस के अंदर इसकी प्राइस बढ़ने के चांसेस आपको देखने को मिल सकते हैं। और इसीलिए मैं कहूंगा कि ये कंपनी साफ तौर पे अंडर वैल्यूड है। ये अंडर वैल्यूड है कंपनी की, कंपनी का प्रॉफिट बढ़ रहा है लेकिन फिर भी लोगों ने इसकी प्राइस को नीचे गिरा रखा है बिकॉज ऑफ नेगेटिव सेंटीमेंट। वो कोई भी रीजन हो सकता है, ईवी हो सकता है, वगैरह वगैरह हो सकता है। वैसे आपको क्या लगता है कि ईवी की जब दौड़ आएगी तो उसके अंदर बीपीसीएल, एचपीसीएल, आईओसी पीछे रहने वाली है? अरे दोस्तों कभी जाकर के देखिएगा, इतनी बड़ी कंपनी है, ये मार्केट से आउट नहीं होने वाली है। आप अगर थोड़ा सा रिसर्च करोगे तो आपको पता पड़ेगा कि जितने पेट्रोल पंप्स हैं उन सब को धीरे धीरे ये कंपनियां, जितनी पेट्रोलियम वाली है, सब धीरे धीरे इलेक्ट्रिक व्हीकल की चार्जिंग स्टेशंस में कन्वर्ट करती जा रही है, यानी वहां ये फैसिलिटी मिलने वाली है। तो ये पेट्रोल भी बेचेंगी और गाड़ियों की बैटरी चार्ज करके भी पैसा कमाएंगी। ये जाएंगी नहीं, डबल मुनाफा कमाने की सोच रही है। दैट्स हाउ स्मार्ट इन्वेस्टर्स कीप ऑन थिंकिंग। ठीक है, और अभी वीडियो लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि ये सारी नॉलेज आप बता दो मेरे को कितने चैनल्स पे मिलेगी, आप खुद ही नाम बता देना, कमेंट सेक्शन में समझ आ जाएगा। और फिर भी खूबसूरती बताता हूं आपको, एक खूबसूरत बात, फिर भी इतनी मेहनत करने के बाद भी हमारे चैनल के सब्सक्राइबर्स हैं भाई साहब 30,000 के आसपास से भी कम, मतलब लगभग 30,000 लोगों के 30 लाख सब्सक्राइबर्स हैं, एंड दे आर सेलिंग रबिश। आई एम टेलिंग यू, ओपनली कह रहा हूं, चैलेंज करके कह रहा हूं, गलत सलत इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। मेरी तरफ से भी गलतियां हो सकती है, लेकिन मेरी कोशिश हमेशा रिसर्च करके अच्छा कंटेंट देने की रहती है। इसलिए दोस्तों चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारी आपकी दोस्ती में कुछ कमी है। चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन करना है, हर वीडियो को लाइक करना है, और दुनिया के हर व्यक्ति को जिसे आप जानते हैं उसको शेयर करना अपनी एक नियम बना लीजिए, कसम खा लीजिए उसकी। अदरवाइज कुछ टाइम बाद में मैं डिमोटिवेट होकर के वीडियो बनाना छोड़ दूंगा। चलिए वापस आते हैं पॉइंट पर, सॉरी मैं थोड़ा बह जाता हूं, वापस आते हैं। सो दोस्तों मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब हम बात करते हैं क्वार्टरली रिजल्ट्स पे। तो यहां पर देखिए सेल्स, देखिए दोस्तों कंपनी की लगातार बढ़ती जा रही है, और सेल्स के साथ में 1 लाख करोड़ से लगभग 2 लाख करोड़ के आसपास सेल्स हुई है पिछले दिसंबर 2020 से। और अगर हम एनुअल रिजल्ट्स पे नजर डालें तो दोस्तों यहां देखिए एनुअल रिजल्ट्स में ना 4 लाख करोड़ से करीब 7 लाख करोड़ रुपए इसकी सेल्स, लगभग 2x हुई है पिछले 10 साल में। और अगर आप प्रॉफिट की बात करें तो प्रॉफिट दोस्तों ये भी आपका 4,000 से करीब 48,000 यानी 12 टाइम्स हुआ है। यानी कि अगर आप देखो तो सेल्स की जो ग्रोथ है यानी 48 करीब 11% CAGR से बढ़ा है, यानी सेल्स की जो ग्रोथ है वो 10 साल में है 6%, और जो प्रॉफिट की ग्रोथ है वो है 11%, यानी सेल्स से ज्यादा कंपनी का प्रॉफिट बढ़ रहा है। और वो भी तब जब इलेक्ट्रिक मार्केट से इसको, व्हीकल मार्केट से इसको कंपटीशन मिलने वाला है। कंपनी ने बहुत अच्छा डिविडेंड दिया है, 30, 40, 50, 90% तक डिविडेंड। मुझे बता दो कितनी कंपनी 90% डिविडेंड दे रही है, ये बता दो एक बार जरा। तो 90% कंपनी डिविडेंड दिया है इसने, अभी भी 40-50% के आसपास डिविडेंड कंपनी कंटिन्यूअसली देती जा रही है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में हम बात करते हैं इसके टेक्निकल एनालिसिस की, क्योंकि एक बार थोड़ा शेयर होल्डिंग पे नजर डालें तो शेयर होल्डिंग पे देखिए कंपनी की जो FIIs है उनके पास में दोस्तों करीब 5% से और 8% के आसपास में इनके पास में होल्डिंग हो चुकी है। और
जो DIIs है उन्होंने 12-13% रखी थी, जो अब 10% के आसपास है। बाकी 10% सिर्फ पब्लिक के पास है। हम तो सोचते हैं कि हमारे पास है, लेकिन सारा मोटा जो पैसा है ना दोस्तों, मैं दिखाता हूं आपको, आपको आनंद आएगा। पता है किसके पास जा रहा है? ये जा रहा है 51% प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास में है। आप समझ रहे हो? तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसीलिए ये कंपनी से ना डिविडेंड लेती है, पता है ना आपको? ये डिविडेंड लेती है, कंपनी को कहती है कंपनी डिविडेंड दे, ताकि जो डिविडेंड है उसका 50 पैसा तो हमारे पास ही आएगा ना, 50% तो, क्योंकि शेयर होल्डर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ही है 50%। सो इसलिए कंपनी को मजबूरन डिविडेंड देना पड़ता है, और डिविडेंड देने के लिए प्रॉफिट कमाना पड़ता है, प्रॉफिट कमाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, और मेहनत करने से कंपनी और अच्छी होती जाती है। दिस इज हाउ द एंटायर साइकिल वर्क्स। टेक्निकल्स पे बात करते हैं। ये रहे टेक्निकल्स IOCL। यहां एक अच्छी बात क्या है दोस्तों कि वैसे तो साइडवे मूवमेंट था कंपनी का, कुछ समय तक बुल रन चला, हाई हाईज हाई लोज बने, फिर करीब करीब ये 167 के आसपास में इसने एक मेजर जो सपोर्ट था, वो रेजिस्टेंस था, उसको तोड़ा। रेजिस्टेंस तोड़ने के बाद में वही रेजिस्टेंस बन गया इसका सपोर्ट, जिसको इसने टेस्ट किया। देखो यहां पर आप समझ रहे हो, 167 रुपीज बहुत इंपॉर्टेंट इसका अभी के समय पे रेजिस्टेंस लेवल ही है, क्योंकि सपोर्ट लेवल बना, फिर इसने सपोर्ट तोड़ करके वापस नीचे गई, और फिर ये बन गया रेजिस्टेंस लेवल। तो 167 अगेन एक इंपॉर्टेंट लेवल है। इससे ऊपर अगर ये कंपनी 170 के आसपास दोस्तों कुछ समय तक रह जाती है, 170 175 के आसपास, तो आपको आने वाले दिनों में इसमें करीब करीब मान करके चलिए 180 या 200 से ऊपर के लेवल भी आराम से देखने को इसमें मिल सकते हैं। बहुत अच्छे ट्रेडिंग वॉल्यूम से कंपनी काम कर रही है। RSI जो है वो 50 के आसपास है। तो दोस्तों यहां पर मान के चलिए अपर साइड में 170 से ऊपर अगर ये सस्टेन कर गई तो फिर 200 से ऊपर आपको लेवल देखने को मिल सकते हैं। नीचे की तरफ अगर जाते हैं तो ये 150 125 का लेवल भी टच कर सकती है, जिसके चांसेस थोड़े से कम है। पर दोस्तों ओवरऑल ये एनालिसिस है, लेकिन ये एक एजुकेशनल वीडियो है और कोई बाइंग सेलिंग की कोई रिकमेंडेशन नहीं है। ये हमारी तरफ से डिस्क्लेमर है। आप अच्छे कंटेंट से सीखिए और अपना डिसीजन लेना शुरू करिए। सो दोस्तों कैसा लगा वीडियो आपको मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और इतना प्यार देने के लिए, इतना सपोर्ट देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, चैनल पर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करिए ना। चैनल सब्सक्राइब करने के लिए, बेल आइकन को ऑन करने के लिए, मेरे वीडियो को लाइक करने के लिए और सारे दोस्तों से शेयर करने के लिए, चाहे वो फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, ईमेल, जहां जहां भी सारे कम्युनिटी, सारे ग्रुप्स में सब तक ये वीडियो पहुंचाने के लिए एडवांस में आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे मिलता हूं मैं एक नए वीडियो में नए एनालिसिस के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद।